Specification error and the reset test. Researchers often assume a linear relationship between the variables. मतलब जो researchers हैं वो क्या करते हैं, assume करते हैं कि variables के दरमियान हमेशा linear relationship exist करता है. However, if the true relationship is non-linear and a linear model is estimated, the results will be biased and misleading. मतलब अगर जो हमारा ट्रू रिलेशनशिप है वो नॉन लीनियर है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या करते हैं, एक लीनियर मॉडल में रख लेते हैं, तो जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो बायास्ड होगा और मिसलीडिंग होगा, वो रॉन्ग होगा. दिस प्रॉब्लम इज़ नोन एज मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर. और इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर, कि हमने मॉडल को स्पेसिफाई करने में मिस्टेक की है. डिटेक्टिंग सच एरर्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द मॉडल एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी. अगर हम ऐसे एरर्स को डिटेक्ट कर सकें तो उससे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसकी डिटेक्शन के बाद हम उसको करेक्ट कर लेंगे. वन वाइडली यूज जनरल टेस्ट फॉर द डिटेक्टिंग ऑफ द स्पेसिफिकेशन एरर्स इज़ द reset test, that is regression specification error test. You can say again, regression specification error test, that is reset test. So what is the idea behind the reset test? The reset test check whether the functional form of the regression model is correctly specified. फंक्शनल फॉर्म मतलब कि हमने उसकी जो फंक्शनल फॉर्म है उसको करेक्ट रखा है, करेक्ट वे में कि नहीं. अगर वो लीनियर है तो उसको लीनियर वे में रखा है कि नहीं, लेकिन अगर वो नॉन लीनियर है या फिर लॉगरिथम की फॉर्म में है तो हमने उसको उस फॉर्म में रखा है कि नहीं. इट टेस्ट दिस बाय एडिंग नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, स्क्वायर्स, क्यूब्स एटसेट्रा ऑफ द फिटी डिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब जो हमारा फिटी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो हमने y की वैल्यू प्रिडिक्ट की होती है, ये क्या करता है, उसके साथ क्यूब्स या फिर स्क्वायर्स लगा के मॉडल में ऐड करता है, जो हमारे पास ओरिजिनल रिग्रेशन मॉडल होता है और जिसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं. अगर ये चीज़ उस मॉडल को इम्प्रूव कर देती है तो इसका मतलब कि हमने जो मॉडल स्पेसिफाई किया वो ठीक नहीं है, वो मिस स्पेसिफाइड है. अगर क्यूब्स और स्क्वायर लगाने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो सिग्निफिकेंट आ जाता है, इसका मतलब हमारा जो मॉडल है वो रॉन्ग है, वो मिस स्पेसिफाइड है. तो सबसे पहले हमारे पास ओरिजिनल मॉडल ये है इस फॉर्म में, y इक्वल्स टू बीटा 1 इंटू x1 प्लस बीटा 2 इंटू x2 प्लस u. अब हम क्या करेंगे, इसकी फिटेड वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे, दैट इज़ y हैट को एस्टिमेट करेंगे OLS को यूज़ करके. अब जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है y की, उसको हमने अपने मॉडल में रख लिया. यहाँ पे एरर टर्म भी आता है प्लस u. उसको हमने अपने मॉडल में रख लिया और देखो किस फॉर्म में रखा, पहले स्क्वायर की फॉर्म में रखा और फिर क्यूब की फॉर्म में रखा. तो इसके बाद हम चेक करेंगे क्या इसने हमारे मॉडल को इम्प्रूव किया कि नहीं. और इसको हम चेक कैसे करेंगे, एफ टेस्ट को यूज़ करके. देखो जो यहाँ पे आर स्क्वायर ओल्ड है वो किसको शो कर रहा है, जो आर स्क्वायर था ओरिजिनल मॉडल का, और जो आर स्क्वायर न्यू है वो शो कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑगमेंटेड मॉडल. मतलब जो नया मॉडल हमने बनाया है जिसमें हमने जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उसको स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म में रखा है. अब ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जहाँ पे Q है इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ न्यू रिग्रेसर्स एडिड. मतलब जो हमने न्यू रिग्रेसर ऐड किए, न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड किए, उनके नंबर कितने हैं, हमने 2 ऐड किए. और n क्या होता है, सैम्पल साइज़, कि सैम्पल का साइज़ कितना था. और k इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स इन द न्यू मॉडल. और k किसको शो करता है, टोटल पैरामीटर्स जो कि नए मॉडल में हैं. चलो देखते हैं कितने हैं. ये हमारा न्यू मॉडल है, इसमें पैरामीटर्स हैं 1, 2, 3 एंड 4. 4 पैरामीटर्स हैं. इसका मतलब यहाँ पे हमारा k इक्वल्स टू 4 है. तो अगर जो हमारा f वैल्यू हो वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, तो इसका मतलब जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा. इसका मतलब कि जो हमारा मॉडल है वो मिस स्पेसिफाइड है. ठीक है,
इफ़ इट इज़ इनसिग्निफिकेंट, अगर ये इनसिग्निफिकेंट होगा इसका मतलब हमारा जो मॉडल है वो करेक्टली स्पेसिफाइड है। तो इस टेस्ट के केस में एस नॉट क्या कहता है, मॉडल इज़ करेक्टली स्पेसिफाइड। तो अगर हमारा आंसर एफ स्टैटिस्टिक्स का सिग्निफिकेंट आ जाता है तो इसका मतलब हमारा एस नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, मॉडल इज़ नॉट करेक्टली स्पेसिफाइड, उसको स्पेसिफाई ठीक नहीं किया गया, तभी तो क्यूब और स्क्वायर लगा के उसका आंसर सिग्निफिकेंट आ गया, नहीं तो उसका आंसर रॉन्ग आता। ठीक है, अब क्यूब और स्क्वायर ने उसको इम्प्रूव किया, इसका मतलब हमारा मॉडल ही रॉन्ग है। उसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जो मॉडल है वो मिसस्पेसिफाइड है, उसमें फंक्शनल फॉर्म का एरर है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेशन ऑफ रीसेट टेस्ट। जो रीसेट टेस्ट है इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? इट डज़ नॉट आइडेंटिफाई ओमिटेड वेरिएबल्स, ओमिटेड मतलब जो स्किप कर दिए हों और वो इम्पॉर्टेंट हों। रीसेट ओनली सिग्नल्स अ प्रॉब्लम, इट डज़ नॉट से विच वेरिएबल इज़ मिसिंग, मतलब वो खाली बताता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, हमारा जो मॉडल है वो उसमें एरर है, लेकिन ये नहीं बताता कि कौन सा जो वेरिएबल है वो स्किप हो गया है। उसके बाद इट डज़ नॉट सजेस्ट द करेक्ट फंक्शनल फॉर्म, ये हमें करेक्ट फंक्शनल फॉर्म के बारे में नहीं बताता। इवन इफ़ रीसेट रिजेक्ट द मॉडल इट गिव्स नो गाइडेंस ऑन हाउ टू फिक्स इट, मतलब वो ये तो बताता है कि ये रॉन्ग है सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे के, लेकिन वो ये नहीं बताता कि अब करना क्या चाहिए, इसको फिक्स कैसे करना है और कौन सी फंक्शनल फॉर्म को हमें यूज़ करना है। उसके बाद है जनरल डायग्नोस्टिक टूल, इट डिटेक्ट्स मिस स्पेसिफिकेशन बट लैक्स प्रिसीशन इन डायग्नोसिंग द एग्जैक्ट काज, मतलब ये खाली बताता है कि यहाँ पे मिस स्पेसिफिकेशन है, हमारा जो मॉडल है वो मिस स्पेसिफाइड है, लेकिन ये नहीं बताता कि एग्जैक्ट काज क्या है उस मिस स्पेसिफिकेशन का, आखिर गलती किस चीज़ में है तभी हमारा मॉडल रॉन्ग है, ये चीज़ ये नहीं बताता। अब नेक्स्ट है हमारे पास द AIC एंड SIC क्राइटेरिया। व्हेन सेवरल रिग्रेशन मॉडल्स आर अवेलेबल द मेजर इशू इज़ मॉडल सिलेक्शन, मतलब हमारे पास एक चीज़ के लिए बहुत सारे रिग्रेशन मॉडल अवेलेबल हैं, अब प्रॉब्लम ये अराइज हो रही है कि हमें कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन है, हमें कौन सा मॉडल चूज़ करना चाहिए। The AIC and the SIC are widely used tools for the selecting the best specified model by balancing goodness of fit and model simplicity. अब ये जो दो क्राइटेरियाज हैं, एक AIC और एक SIC, ये बेस्ट वे हैं हमारे सिलेक्शन में हमारी हेल्प करने के लिए। तो चलो पहले AIC के बारे में पढ़ते हैं। ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन पर बेस होता है। It selects the best model by imposing a penalty for adding extra regressors, thereby discouraging the overfitting, मतलब ये क्या करता है, अगर हम एक्स्ट्रा रिग्रेसर्स ऐड करते हैं तो अगर वो किसी काम के नहीं होता तो उसके लिए पेनल्टी भी करता है, तो ओवरफिटिंग उसमें नहीं होती। जैसे हमने R² का देखा, R² में ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल ऐड करते जाओ तो वो रिज़ल्ट को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, चाहे वो रिग्रेसर्स क्या हों, सिग्निफिकेंट हों, चाहे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके लिए ज़रूरी भी ना हो, उसका उससे कोई रिलेशनशिप ही ना हो, फिर भी ये क्या कर देता है R², उसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन AIC में ऐसा नहीं होता, ये एक पेनल्टी इम्पोज करता है अगर हम एक्स्ट्रा रिग्रेसर्स को ऐड करते हैं, देयर बाय डिस्करेजिंग ओवरफिटिंग, जिसकी वजह से ओवरफिटिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखो, AIC इक्वल्स टू E then power 2k by n into summation of u hat square upon n। यहाँ पे k क्या है, नंबर ऑफ रिग्रेसर्स इंक्लूडिंग इंटरसेप्ट, मतलब इंटरसेप्ट को इंक्लूड करके ज़्यादातर रिग्रेसर्स में क्या होता है, ये बीटा नॉट है, यहाँ पे xi, इसका इंटरसेप्ट का जो रिग्रेसर है ये 1 होता है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, मतलब इसको ऐड ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो k है ये किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ रिग्रेसर्स को शो कर रहा है, जिसमें इंटरसेप्ट वाले रिग्रेसर को भी ऐड करना है। और n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद समेशन ऑफ ui² रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो इसको सिंपल बनाने के लिए हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला ये है। यहाँ पे जो 2k/n है इसको हम कहते हैं पेनल्टी फैक्टर। हमने कहा था ना, ये एक्स्ट्रा जो रिग्रेसर ऐड करते हैं उनके लिए पेनल्टी प्रोवाइड करता है ताकि ओवरफिटिंग ना हो। तो ये जो 2k/n है इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पेनल्टी फैक्टर। अब इसका रूल क्या है,
मॉडल को कैसे सिलेक्ट करना है। हमने पढ़ा AIC बहुत सारे मॉडल्स में से किसी एक मॉडल को चूज़ करने के काम आता है। तो जब हमने बहुत सारे मॉडल्स लिए, उसमें से कंप्यूट किया AIC, ऊपर जो फॉर्मूले दिए थे उनको यूज़ करके, द मॉडल विद द लोवेस्ट AIC वैल्यू इज़ प्रीफर्ड, जिसकी सबसे ज़्यादा कम AIC वैल्यू होगी उस मॉडल को हम क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। अब यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं AIC के, कि ये यूज़ होता है बोथ इन सैम्पल एंड आउट ऑफ सैम्पल फॉरकास्टिंग, दोनों फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, चाहे वो इन सैम्पल हो या फिर आउट ऑफ सैम्पल। उसके बाद एप्लीकेबल टू नेस्टेड एंड नॉन नेस्टेड मॉडल्स। नेस्टेड मॉडल्स वो होते हैं जिनके दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और नॉन नेस्टेड मॉडल्स वो होते हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। नेस्टेड मॉडल के केस में हम कह सकते हैं कि एक जो मॉडल है वो दूसरे का सबसेट है, लेकिन नॉन नेस्टेड मॉडल में दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं और अलग अलग रिजल्ट दे रहे होते हैं। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल लैग लेंथ इन द टाइम सीरीज मॉडल सच एज AR, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। ये क्या करता है कि हमें ऑप्टिमल लैग लेंथ भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है टाइम सीरीज़ मॉडल्स में। अभी ये आपको समझ नहीं आएगा, ये एडवांस इकोनोमेट्रिक्स मेथड का कंसेप्ट है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद पेनलाइजेस अननेसेसरी रिग्रेसर्स लाइक ऑर्डिनरी R², मतलब अगर कोई हम ऐसा रिग्रेसर ऐड कर रहे हैं, ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करें अपने मॉडल में जो कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है, उसके लिए ये क्या करता है, उसको पैनलाइज कर देता है, उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है ताकि ओवरफिटिंग ना हो। जैसा कि ऑर्डिनरी R² में ओवरफिटिंग होती है ना, वैसा ये नहीं करता। अब नेक्स्ट है SIC। ये भी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन पर बेस्ड होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज बायेशियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन एंड शॉर्ट्स बायेशियन क्राइटेरियन। इसके इन दोनों नामों से, मतलब इसको हम रेफ़र कर सकते हैं, इसको इन दोनों नामों से जाना जाता है। लाइक AIC एडजस्टेड R², SIC पेनलाइज मॉडल्स विद टू मैनी रिग्रेसर्स बट द पेनल्टी इज़ स्ट्रॉन्गर देन AIC। ये भी क्या करता है, पेनलाइज करता है, लेकिन इसकी जो पेनल्टी है वो AIC के पेनल्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। अब ये इसका फॉर्मूला है जिसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हम इस फॉर्म में भी ला सकते हैं। यहाँ पे जो K/n log n, ये इसका पेनल्टी फैक्टर है जिसकी हेल्प से ये पेनलाइज करता है। अब इसमें भी क्या होता है, हमें SIC कैलकुलेट करने होते हैं सारे मॉडल्स के। अब जिस मॉडल का लोवेस्ट SIC उसी को हम चूज़ करते हैं, वही ज़्यादा प्रीफरेबल होता है, सेम एज़ AIC। SIC में भी क्या होता है, जिसका सबसे ज़्यादा कम SIC होता है उस मॉडल को हम चूज़ कर लेते हैं। अब इसमें AIC में और SIC में कुछ डिफरेंस बताइए। AIC की पेनल्टी स्ट्रेंथ लो होती है जबकि SIC की हायर होती है उसके कंपैरिजन में। अब ये लार्जर मॉडल्स के लिए यूज़ होता है AIC, जबकि ये छोटे मॉडल्स में यूज़ होता है जिसमें हम कंजूसी से वेरिएबल्स को चूज़ करते हैं, मतलब थोड़े से रिग्रेसर्स को चूज़ करते हैं, उतने ज़्यादा लार्ज नंबर में उनको चूज़ नहीं करते। उसके बाद इसका जो सैम्पल साइज़ अफेक्ट है ये वीक है, बल्कि इस पे जो सैम्पल साइज़ अफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। अब ये जो परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से करता है और ये भी अच्छे तरीके से करता है, पर इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम। उसके बाद नेस्टेड एंड नॉन नेस्टेड मॉडल्स में ये दोनों यूज़ हो सकते हैं। नेस्टेड मतलब दो मॉडल्स ऐसे हों जिसमें एक दूसरे का क्या हो, सबसेट हो, और नॉन नेस्टेड मतलब वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, टू डिफरेंट मॉडल्स हों। अब हमने R² के बारे में पढ़ा था कि वो ओवर एस्टिमेट करता है। उसकी शॉर्ट कमी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या है, एडजस्टेड R², हम उसको एडजस्ट करते हैं। द ऑर्डिनरी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दैट इज़ R² ऑलवेज इंक्रीज व्हेन एडिशनल रिग्रेसर्स आर एडिड। मतलब हमने पढ़ा कि अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 1 के इक्वल होता है, इसका मतलब हमारे जो रिग्रेसर्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सक रहे हैं। अगर जो हमारा R² इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब हमारे मॉडल बिल्कुल भी y में होने वाली वेरिएबिलिटी को बिल्कुल भी हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो जितना ज़्यादा R² हाई है इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, इतना ज़्यादा हमारा मॉडल करेक्ट है। पर रियलिटी में होता क्या है कि हम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा
वेरिएबल्स ऐड करते जाते हैं, चाहे वो मॉडल के लिए रेलेवेंट हो या ना हो, हमारा आर स्क्वायर जो होता है बढ़ता जाता है और ये हमारे मॉडल को ओवर एस्टिमेट करता है। इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर, जिसको हम डिनोट करते हैं आर बार स्क्वायर से। अब इसका फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस के होल डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1। अब इसको हमने क्या किया, पहले तो इसको आप इस फॉर्म में ले आओ। ये जो हमारा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर है ये क्या है? RSS। टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है वो है TSS। अब जो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर है उसका हमें पता है क्या होता है? 1 माइनस, तो हमें पता है ESS प्लस दूसरा क्या था हमारे पास? रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, दैट इज RSS। इट मीन्स RSS प्लस ESS इक्वल्स टू TSS, और TSS हमारा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। इट मीन्स कि अगर हमें RSS निकालना पड़ेगा तो हम 1 में से माइनस करेंगे ESS को, ठीक है। रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 माइनस ESS। तो यहाँ पे क्या है हमारा, हमने इसकी जगह क्या रख लिया? रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर की जगह 1 माइनस ESS अपॉन TSS, और ये किसके इक्वल आ गया? आर स्क्वायर के इक्वल आ गया, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो हमने फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जो हमारा डिनोमिनेटर में था हमने इसको क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है A/B C/D। तो इसको सॉल्व करेंगे तो A अपॉन B इंटू D/C। तो जो हमारा न्यूमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमिनेटर में चला गया। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला एडजस्टेड आर स्क्वायर का, वेयर n इज सैम्पल साइज एंड k इज़ द नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। k क्या शो कर रहा है कि हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब कितने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आर स्क्वायर की, एडजस्टेड आर स्क्वायर की? एडजस्टेड आर स्क्वायर पेनलाइजेज द इंक्लूजन ऑफ अननेसेसरी रिग्रेसर्स। देखो अगर हम आर की बात करें तो ये हमेशा इंक्रीज़ करता रहता है, लेकिन अगर हम एडजस्टेड आर स्क्वायर की बात करें तो कोई अननेसेसरी वेरिएबल ऐड करने पर ये डिक्रीज़ भी करता है, ठीक है, ये पेनलाइज भी करता है। उसके बाद पेनल्टी फॉर इरेलेवेंट वेरिएबल्स, ये क्या करता है? पेनल्टी देता है इरेलेवेंट वेरिएबल्स के लिए। एडजस्टेड आर स्क्वायर इंक्रीजेज ओनली इफ़ द एडेड रिग्रेसर्स इम्प्रूव द मॉडल सफिशेंटली। ये तभी इंक्रीज़ होता है जबकि जो हमने रिग्रेसर ऐड किया वो मॉडल को इम्प्रूव कर रहा है। अगर वो उसको इम्प्रूव करने के बजाय डिस्प्रूव करेगा, मतलब उसकी प्रिसाइज को ख़त्म करेगा, तब ये क्या होगा? डिक्रीज़ भी करेगा। अब ये कह रहा है कि रिलेशन विद टी स्टैटिस्टिक, एडजस्टेड आर स्क्वायर इंक्रीजेज ओनली व्हेन एब्सोल्यूट टी वैल्यू ऑफ द एडेड रिग्रेसर इज़ ग्रेटर देन 1। जो ये तभी इम्प्रूव होता है जब जो हमने वेरिएबल ऐड किया, जो रिग्रेसर ऐड किया, उसकी जो टी वैल्यू है, जो उसकी एब्सोल्यूट टी वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होगी, तभी ये ऐड होगा, तभी ये इंक्रीज़ होगा, वरना ये इंक्रीज़ नहीं होगा। उसके बाद मॉडल कंपैरिजन, एडजस्टेड आर स्क्वायर अलाउज मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन मॉडल्स विद द सेम डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब ये एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या कर सकता है? उन मॉडल्स के दरमियान मीनिंगफुल कंपैरिजन करता है जिनके पास सेम डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, क्योंकि अगर मॉडल में डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो उनको ये कंपेयर नहीं कर सकता। अब हमारे पास दूसरा एक और क्राइटेरिया है, दैट इज़ मैलोज CP क्राइटेरिया। Mallows CP is a model selection criterion used to choose a regression model that balances goodness of it with parsimony और simplicity। मतलब ये सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स को कंसिडर करना चाहता है जो हमारे रिग्रेशन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें, और उसके बाद ये कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लेना चाहता, या फिर अनइम्पॉर्टेंट वेरिएबल नहीं लेना चाहता, या फिर कोई ऐसा वेरिएबल जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो उसको भी स्किप करता है, क्योंकि ये पार्सिमनी पे बेस है, सिंप्लिसिटी पे बेस है। ये ज़्यादा चीज़ों को कंसिडर नहीं करना चाहता, खाली गुड एंड एफिशिएंट चीज़ों को रखना चाहता है अपने पास, ताकि क्या हो, हमारा जो मॉडल है वो
अच्छे से एस्टिमेट भी हो जाए और हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया और कॉम्प्लेक्स मेथड्स फॉलो करने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो इसका फॉर्मूला है CP इक्वल्स टू RSSP डिवाइडेड बाई सिग्मा हेड स्क्वायर माइनस n माइनस 2p। यहाँ पे n किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। k शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल रिग्रेसर्स, कितने हमारे पास पोटेंशियल मतलब यूज़फुल रिग्रेसर्स हैं। उसके बाद p क्या है? नंबर ऑफ रिग्रेसर्स इंक्लूडेड इन द मॉडल, कि कितने रिग्रेसर्स मॉडल में इंक्लूडेड हैं, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो मॉडल में इंक्लूडेड हैं। उसके बाद देखो k क्या है? पोटेंशियल रिग्रेसर, और p क्या है? नंबर ऑफ रिग्रेसर्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल रिग्रेसर्स हैं वो डिफरेंट हैं और टोटल नंबर ऑफ रिग्रेसर्स डिफरेंट। उसके बाद RSSP रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द मॉडल विद p रिग्रेसर्स। ये क्या है? एक ऐसा मॉडल जिसमें p रिग्रेसर्स हों, p नंबर ऑफ रिग्रेसर्स हों, उसमें रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर क्या है ये उसको शो करता है। उसके बाद ये सिग्मा हेड स्क्वायर को शो कर रहा है अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द ट्रू एरर वेरिएंस। तो ये कह रहा है कि अगर जो हमारा मॉडल है p रिग्रेसर्स के साथ वो ट्रू मॉडल है, तो ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ CP, इसकी एक्सपेक्टेशन जो होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली जो नंबर ऑफ रिग्रेसर्स हैं उनके इक्वल होनी चाहिए। हैंस अ गुड मॉडल इज़ वन वेयर CP स्मॉल एंड CP अप्रॉक्सीमेट टू P। मतलब CP जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, लेकिन जो ये CP है वो किसको अप्रॉक्सीमेट करे? नंबर ऑफ रिग्रेसर्स को। दिस रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी, चूज द सिंपलेस्ट मॉडल दैट फिट्स द डाटा रीजनेबली वेल। मतलब ये किसको शो करता है? प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी, कि हम सिंपलेस्ट मॉडल लें जो कि डाटा को अच्छे से शो कर सके, जो डाटा को अच्छे से फिट कर सके। अब इसने एक एग्जांपल दी है, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल मैलो CP के बेस पे, जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 50। अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ एरर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हेड स्क्वायर कितना है? 4। तो हमें 3 कंपीटिंग मॉडल्स को एस्टिमेट करना है, 3 मॉडल्स को, और देखना है कि कौन सा बेस्ट है। सो दिस इज़ मॉडल फर्स्ट, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रिग्रेसर्स कितने हैं? 2। मॉडल सेकंड में 3 और मॉडल थर्ड में 4। और ये क्या है? इसका रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला एक और बार देख लो, रेसिडुअल डिवाइड बाय सिग्मा माइनस n माइनस 2p, ये वाला इसका फॉर्मूला है। तो मॉडल फर्स्ट में फॉर्मूला को अप्लाई करके हमारा जो आंसर है वो 9 आया, मॉडल सेकंड में 6 आया और मॉडल थर्ड में 4 आया। देखो 6.75 आया यहाँ पे। अब देखो हमें क्या देखना था कि जो हमारा CP है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होना चाहिए? P के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे P जो है वो 2 है और इसका CP 9 आया है, ये बहुत ज़्यादा फार है, इसके इक्वल नहीं है। यहाँ पे 3 है और इसका CP जो आया है वो 6 आया है, ये भी इक्वल नहीं है। और यहाँ पे 4 है, इसका 6.75 है। लेकिन हमें ये देखना है ऑल तो नन सेटिस्फाई CP इक्वल्स टू P एग्जैक्टली मॉडल 2 हैज़ द लोवेस्ट CP। मतलब ये कह रहा है कि इसमें से किसी मॉडल ने भी ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं की है जहाँ पे जो CP है वो किसके इक्वल आ जाए? P के इक्वल आ जाए। लेकिन अब हमें देखना है कि लोवेस्ट CP किसका है। सेकंड मॉडल का जो है लोवेस्ट CP है। सो अ रीज़नेबल बैलेंस बिटवीन फिट एंड सिंप्लिसिटीज़ मॉडल 2 इज़ प्रीफर्ड। अगर हमें बैलेंस फिट चाहिए और सिंप्लिसिटी चाहिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट मॉडल इन तीनों में से कौन सा है? मॉडल सेकंड, क्योंकि जहाँ पे CP स्मॉलेस्ट होगा वो हमारा जो मॉडल होगा वो बेस्ट होगा। तो हमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं मैलो CP में, एक जो CP होना चाहिए वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए दूसरों के कंपैरिजन में, और दूसरा CP जो होना चाहिए इक्वल्स टू P होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ रिग्रेसर्स के इक्वल होना चाहिए। जितने रिग्रेसर्स हमारे मॉडल में हैं उतने रिग्रेसर्स के इक्वल आना चाहिए। अब लोअर CP इट मीन्स द बेटर मॉडल। आइडियल कंडीशन जो है इसकी ये है कि ये इसके इक्वल होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद ये पार्सिमोनियस मॉडल है, इसमें हम थोड़े वेरिएबल्स लेना चाहते हैं, हम ज़्यादा नहीं लेना चाहते। यूज़फुल फॉर सबसेट सिलेक्शन ऑफ द रिग्रेसर्स। अब ये रिग्रेसर्स के सबसेट सिलेक्शन में भी हमारी हेल्प करता है कि हमें कौन सी वाली
रिग्रेसर्स का कौन सा पार्ट लेना चाहिए, कौन सा स्किप करना चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट है बस उसी को लेंगे, जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि हम अपने मॉडल को सिंपल रखना चाहते हैं।